हम पढ़ रहे थे क्लास 8 में पार्ट 5 में सोशल सब्जेक्ट में हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है ना। तो इसके पहले हमने इसकी 2 वीडियो बना ली, उसमें से पार्ट को आधा समझा दिया। आगे हम देखते हैं इसका नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो देखिए, मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं, जिसकी व्यवस्था देश के संविधान के अंतर्गत की जाती है। इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है, अतः मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार ये हैं। देखिए, हमें भारतीय संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4th नंबर पर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट वाला बचता है हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जिस प्रकार हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, उसी प्रकार हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी भी रहें। तब ही राष्ट्र का विकास होगा। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों में कुछ कर्तव्य इस प्रकार हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग कर जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे आदि। अब अगला देखते हैं हम मानवाधिकार। तो मानवाधिकार कानून द्वारा प्रदत्त एवं प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा पोषित वे परिस्थितियां हैं जो मानव के व्यक्तित्व के विकास तथा उसे स्वतंत्र रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य हैं। मानवाधिकार अर्थात मानव को प्रकृति से प्राप्त वे अधिकार जिनका समुचित प्रयोग कर मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ता है, यही क्या कहलाते हैं? हमारे मानवाधिकार कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम मानवाधिकार का क्षेत्र। तो मानवाधिकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश है। सामान्यतः इन अधिकारों को समझने के लिए इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं? वे अधिकार जो प्रत्येक मानव के लिए जन्मजात होते हैं और उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। दूसरा है वे अधिकार जो मानव जीवन और उसके विकास के लिए मुख्य आधार होते हैं। 3rd पॉइंट में आता है वे अधिकार जिनको पाने के लिए उचित सामाजिक दशाओं अथवा परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। फिर लास्ट होता है वे अधिकार जो मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं व मांगों पर आधारित होते हैं। फिर देखिए आगे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। तो संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की रक्षा करने के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पारित किया था। इसलिए प्रतिवर्ष इस घोषणा की वर्षगांठ विश्व के सभी देशों में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाई जाती है। घोषणा पत्र में कहा गया है सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं और अपनी गरिमा एवं अधिकारों के मामले में बराबर हैं। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में लोगों के बीच नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता आदि सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति तथा अन्य स्तरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं हम मानवाधिकार व उनका संरक्षण। तो शिक्षा के माध्यम से इन अधिकारों को विभिन्न सामाजिक स्तरों तक पहुंचाया जा सकता है। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता जगाने में निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। पहले देखिए रैली निकलवाना, मानव श्रृंखला बनाना, अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु अभियान चलाना, दूरदर्शन, रेडियो व वीडियो फिल्मों के माध्यम से जानकारी देना, समाचार पत्र, पोस्टर, नारों आदि के द्वारा प्रचार प्रसार करना, बैठकों व संगोष्ठियों में मानवाधिकार व संरक्षण पर चर्चा आयोजित करना। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग देखिए, तो मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु हमारे देश में भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन सितंबर 1995 को किया गया था। भारतीय संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश द्वारा मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तता प्राप्त संगठन है, जिसका उद्देश्य उक्त अभियान में वर्णित अधिकारों का संरक्षण करना है। इसके साथ ही साथ
तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, मानव अधिकार व उनका संरक्षण, है ना। तो शिक्षा के माध्यम से इन अधिकारों को विभिन्न सामाजिक स्तरों तक पहुंचाया जा सकता है। मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता जगाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं। कैसे? जैसे रैली निकलवाना, मानव श्रृंखला बनाना, अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु अभियान चलाना। फिर दूसरा क्या हो सकता है? दूरदर्शन, रेडियो व वीडियो फिल्मों के माध्यम से जानकारी देना, समाचार पत्र, पोस्टर, नारों आदि के द्वारा प्रचार प्रसार करना, बैठकों व संगोष्ठियों में मानव अधिकार व संरक्षण पर चर्चा आयोजित करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु हमारे देश में भी मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन सितंबर 1995 को किया गया। भारतीय संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तता प्राप्त संगठन है, जिसका उद्देश्य उक्त अधिनियम में वर्णित अधिकारों का संरक्षण करना है। इसके साथ ही साथ मानव अधिकार संरक्षण मानव अधिकारों को जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का कार्यालय भोपाल में स्थित है। जिन लोगों के मानव अधिकारों का हनन होता हो वे आयोग के माध्यम से अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। आयोग के पास शिकायत भेजने का तरीका, तो कैसे हम भेज सकते हैं? देखिए, पीड़ित व्यक्ति के द्वारा स्वयं अथवा पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग को सीधे प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। साधारण कागज पर लिखकर सीधे ही आयोग के कार्यालय में शिकायत भेजी जा सकती है। फिर दूसरा क्या है? शिकायत दर्ज कराने हेतु वकील की आवश्यकता नहीं है। शिकायत दर्ज कराने हेतु किसी प्रकार का प्रपत्र निर्धारित नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है, ना ही शिकायत पत्र पर स्टाम्प टिकट लगाया जाता है। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यकता। अब देखिए लोकतंत्र की सफलता की क्या शर्तें हैं। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा करना व उसे सफल बनाना है। लोकतंत्र की सफलता निम्न बातों पर निर्भर करती है। शिक्षित, पहला कौन सा हो गया इसका टॉपिक? देखिए, शिक्षित जनता। लोकतंत्र में जन सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी रहता है। जब तक जन सामान्य राजनीतिक प्रश्नों को भलीभांति नहीं समझेगा तब तक उसकी सहभागिता न तो प्रभावशाली होगी और ना ही अर्थपूर्ण रहेगी। इसके लिए नागरिकों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। यह आवश्यक है कि नागरिक स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझें और उन पर अपने विचारों को व्यक्त करें। अशिक्षित नागरिक अपने स्वविवेक से ना तो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और ना वह राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर अपनी गंभीर राय दे सकता है। नागरिकों का शिक्षित होना लोकतंत्र की पहली आवश्यकता है। फिर देखिए, राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता का अभिप्राय है नागरिकों में राजनीतिक प्रश्नों और मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए तथा उन मुद्दों पर राजनीतिक दृष्टि से सोचने और विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। सरकार के कदम और प्रयत्न किस सीमा तक जनहित को प्रभावित करते हैं तथा किस सीमा तक उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नागरिकों में होना चाहिए। नागरिकों की विवेकशीलता के अभाव में प्रजातंत्र भीड़तंत्र में बदल जाता है। नागरिकों में इतनी समझ होना चाहिए कि वे स्वतंत्र विचार विमर्श द्वारा अपने झगड़े सुलझा सकें। राजनीतिक दृष्टि से जागरूक नागरिक अप्रजातांत्रिक तरीकों का सहारा नहीं लेता है। लास्ट पॉइंट बनता है हमारे स्वतंत्र प्रेस। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना आवश्यक है। नागरिकों की स्वतंत्रता का सरकार द्वारा अतिक्रमण ना हो, इसके लिए स्वतंत्र प्रेस का होना अनिवार्य है। स्वतंत्र प्रेस सरकार के दबाव में आए बिना जनता की मांगों को सरकार के सामने रखती है। जनहित प्रश्न प्रेस द्वारा उठाए जाते हैं। स्वतंत्र प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। फिर लास्ट पॉइंट बचता है सामाजिक और आर्थिक समानता। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता आवश्यक है। समाज में जब तक ऊंच नीच, गरीब अमीर और छुआछूत आदि के भेदभाव रहेंगे लोकतंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार आर्थिक असमानता सदैव समाज के विभिन्न वर्गों में पारस्परिक मनमुटाव को जन्म देगी और इसके कारण असंतोष में वृद्धि होगी। इससे ऐसा समाज चाहिए जिसमें गरीब अमीर का अंतर कम हो और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि में भेदभाव नहीं हो। जाति बिरादरी की संकीर्णता प्रजातंत्र के लिए एक बाधा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा पाठ ही समाप्त होता है बच्चों। आप इसको पढ़िए और समझिए। अगले वीडियो में हम इसका कराते हैं अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद।